चलो जी। नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। हालांकि स्टार्टिंग हमने कल ही कर दी थी यूरोपियन कंपनियों के आगमन से। आज हम लोग बात करेंगे करनाल के युद्ध से। करनाल का युद्ध कब हुआ था? हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अब तक पढ़ते हुए आए हैं, और मैं आशा भी यही करूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ आप लोग करते हुए चलें। ठीक है जी। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाएंगे। हम लोग कल यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग करनाल के युद्ध से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, किसने किसको पराजित किया था। देखिए, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। ये मुझे बताएं, क्या मैंने बता दिया था करनाल का युद्ध? जल्दी जल्दी से। नहीं अच्छे से क्या, थोड़ा सा घर शिफ्टिंग चल रही थी, तो रात 2-2:30 बजे तक तो घर शिफ्ट किया। फिर वो सामान लगाने में समय लगा, लगभग 4 बजे के आसपास सोए हैं, और फिर सुबह ही 8 बजे जग कर आपकी क्लास में आ गए हैं। इसलिए थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा होगा कि आज फ्रेश नहीं है ना, ऐसा आज लग रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर पढ़ रहे आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये मुझे बताइए, क्या हमने करनाल का युद्ध पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं करनाल का युद्ध। कौन सा भैया? करनाल का युद्ध। आप कहेंगे सर करनाल का युद्ध। जब हम करनाल का युद्ध पढ़ते हैं, बैटल ऑफ करनाल पढ़ते हैं, आप कहेंगे द बैटल ऑफ करनाल। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं द बैटल ऑफ करनाल। ठीक है जी, करनाल। ऐसे करके आप लोग पढ़ेंगे कि सर ये कब हुआ था, तो ये होता है 1739 में। कि भैया जब करनाल का युद्ध हुआ 1739 में, किसने किसको पराजित किया था? आप कहेंगे एक अफगानी शासक था या ईरानी शासक था, जिसे नादिर शाह कहते हैं। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर दिया था। आप कहेंगे सर इस युद्ध में किसने किसको हराया था? तो इस युद्ध में एक तरफ तो था नादिर शाह। आप कहेंगे सर विदेशी आक्रमणकारी था नादिर शाह। नादिर शाह ने किसको हराया था? नादिर शाह ने किसको हराया था? आप कहेंगे भैया मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को पराजित किया था। किसको? मोहम्मद शाह को हराया था। ये चीज़ें हमने पढ़नी है। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो ये नादिर शाह है, नादिर शाह इस युद्ध में क्या लूट कर ले जाता है? नादिर शाह इस युद्ध में क्या लूट कर ले जाता है? तो आप कहेंगे सर नादिर शाह इस युद्ध में, जो नादिर शाह है, ये मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। क्या ले गया भैया ये? आप कहेंगे सर मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। क्या ले गया भैया ये? तो आप कहेंगे सर मयूर सिंहासन। आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। कौन लूट कर ले गया? तो भैया मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को पराजित कर लूट कर ले गया। ठीक है जी, लूट कर ले गया। कौन? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो मयूर सिंहासन है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? बनवाया किसने था? तो शाहजहां। शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जल्दी जल्दी से बताओ। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। चलिए जल्दी से बताइए। और इस मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगवाकर निर्माण कराया गया था। कौन सा? कोहिनूर हीरा लगवाया गया था, जो दुनिया का बेश कीमती हीरा है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर कोहिनूर हीरा इसमें लगा था। क्या लगा था इसके निर्माण में? कोहिनूर हीरा। आप कहेंगे कोहिनूर हीरा लगा था। ठीक है जी, कोहिनूर हीरा लगा था। इसे कौन ले गया? नादिर शाह लूट कर ले जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब बात ये आती है कि अब नादिर शाह को तो अंग्रेजी में नादिर शाह ही लिखेंगे, ठीक है, नादिर शाह को तो नादिर शाह लिखेंगे, मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश आप लोग नादिर शाह नहीं जानते हैं क्या, कि नादिर शाह को नादिर शाह लिखेंगे। हाँ, युद्ध को हम बैटल लिख रहे हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया। कोहिनूर को कोहिनूर डायमंड लिखेंगे। क्या इतनी सी प्रॉब्लम है आपके साथ कि मैं मोहम्मद शाह को भी मोहम्मद शाह लिखूं? नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह। इसको ऐसे अगर आपको इंग्लिश में ही लिखना है तो भैया लिख लीजिए, नादिर शाह डिफीटेड, ऐसे करके आप लिख लीजिए, नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह, ठीक है जी, मोहम्मद शाह, ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे मोहम्मद शाह, ठीक है। बस लो, हो गई अंग्रेजी। मयूर सिंहासन को मयूर सिंहासन ही लिखते हैं, मयूर सिंहासन को मयूर सिंहासन ही लिखते हैं। मयूर सिंहासन लूट कर ले गया, कोहिनूर हीरा लगा था। मयूर सिंहासन में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा लगा था, ठीक है जी। वॉर माने युद्ध नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर वॉर नहीं बोला जाता, यहाँ बैटल बोलेंगे, ठीक है। याद रखना, वॉर होते हैं जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, ऐसे उनको बोलते हैं। लेकिन जो ये छोटे छोटे युद्ध होते हैं इनको बैटल कहा जाता है, इनको बैटल कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए, अब ये बात हो गई केवल दिखावा करने की कि सर जी आप इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि हम अमेरिका में हैं और हमें इंग्लिश लिखनी आती है, हिंदी नहीं आती है ना। जबकि आप यहाँ लिख हिंदी में ही रहे हैं कि प्लीज़ इंग्लिश वालों का भी ख्याल रखिए, है ना। और आप बात कर रहे हैं इसकी। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक घटना घटी थी, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, ये तो मैंने बता दिया था, काल कोठरी वाली घटना तो मैंने बता दी थी ना, काल कोठरी की घटना तो मैंने बता दी थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, हमने काल कोठरी की घटना पढ़ ली थी, हमने प्लासी का युद्ध पढ़ लिया था, हमने बक्सर का युद्ध पढ़ लिया था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इलाहाबाद की संधि भी हम लोगों ने पढ़ ली। जल्दी से बताइए, क्या इलाहाबाद की संधि भी हमने पढ़ ली थी? बताएं जल्दी से, एक बार कमेंट करके बताएं, क्या इलाहाबाद की संधि भी हमने पढ़ ली थी? ठीक है जी, चलिए बताएं जी। हाँ जी, तो वो हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग बात करेंगे भारत में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया जब इलाहाबाद की संधि हो गई तो भारत में क्या हुआ, पहला अखबार छपा, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, कि भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? तो आप ये बताना, भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र, आप कहेंगे भैया भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे सर भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो किसने लिखा था? तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। आप कहेंगे भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सा था जी? बंगाल गजट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बंगाल गजट, ठीक है जी। क्या कह सकते हैं आप? बंगाल गजट, ठीक है जी, बंगाल गजट। कि सर ये कौन सी भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था। किस में था? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। किस में था ये? अंग्रेजी भाषा में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। किस में था जी? ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। आप कहेंगे सर किस में था ये? तो ये था जी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए किस में है? इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए बात ये भी आ जाती है कि सर अब ये बताइए कि इसको लिखा किसने था? इसको लिखा किसने था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की द्वारा इसको लिखा गया था। J.A. हिक्की द्वारा
या इसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की, आप कह सकते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑगस्टस हिक्की द्वारा लिखा गया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा लिखा गया। ठीक है जी, द्वारा लिखा गया। ठीक है, लिखा गया या पब्लिश्ड किया गया कि भारत में जो पहला समाचार पत्र था उसको किसने लिखा था। तो आप कहेंगे भैया कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था, बंगाल गैजेट है, बजट नहीं, गैजेट, बंगाल गैजेट। बजट होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। हमने ये पढ़ लिया कि भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो अंग्रेजी का था, जिसे हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, बंगाल गैजेट के नाम से हम जानते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बताइए, हमने यहाँ पर पहला समाचार पत्र पढ़ लिया बंगाल गजट। अगर पूछ ले कि भैया प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, ये नोट में लिख रहा हूँ जबकि ये आगे का है, फिर भी मैं यही लिख देता हूँ, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट हिंदी समाचार, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। इसको कब पब्लिश्ड किया जाता है? 1826 में। 1826 में उदंत मार्तंड, कौन? उदंत मार्तंड, एक भैया समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ये हिंदी समाचार पत्र है और इसके लेखक कौन थे? किसने पब्लिश्ड किया था ये? तो आप कहेंगे जुगल किशोर, जुगल किशोर तिवारी। हालांकि आप जुगल किशोर लिखिए कि केवल जुगल किशोर यहाँ पर नाम आता है, कभी कभी जुगल किशोर तिवारी आता है। कि भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या होगा? आप कहेंगे सर उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे भारत का पहला समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, आप कहेंगे बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट को किसने लिखा था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। इसको कब प्रकाशित किया था? तो इसको प्रकाशित किया था 1780 में। कब? 1780 में। कि 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। हाँ जी, लिख लिया। प्लासी का युद्ध 23 जून हुआ है। प्लासी का युद्ध 23 जून है, शायद कल वो जनवरी लिख दिया था। हालांकि प्लासी का युद्ध 23 जून में था। प्लासी का युद्ध आप लोग जरूर लिख लेना 23 जून। ठीक है जी, प्लासी का युद्ध आप 23 जून लिख लेना। ठीक है, वो कल 23 जनवरी लिखा हुआ था, उसको आप प्लीज, सभी लोग रिक्वेस्ट है, उसको 23 जून कर लेना। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को लिख रहे हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। वो 23 जून है, जनवरी नहीं है, 23 जून है। ठीक है जी, 23 जून होगा, ये अब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब 1780 हमने बंगाल गजट पढ़ा था। अब भैया बंगाल गजट के साथ 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो गई। 1784 में क्या हो जाता है? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। कि भैया बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एशियाटिक
सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऐसे ही तो लिखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यहां पर हम लोग बात कर ले रहे हैं कि भैया ये बताइए कि इसका संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की थी इसकी, संस्थापक कौन है, संस्थापक, फाउंडर कौन होगा, फाउंडर। आप कहेंगे सर इसका फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सर इसका जो फाउंडर था, जो संस्थापक था, वो कौन था जी, तो वो था, क्या नाम था, चार्ल्स विल्किन या सर विलियम जोन्स। आप कहेंगे विलियम जोन्स। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, ठीक है, कौन सा, बंगाल गजट। यदि पूछ ले भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तब उदंत मार्तंड, कौन सा, उदंत मार्तंड, ठीक है जी। चलिए ये हमने लिख लिया है जी, ये हमने लिख लिया, संस्थापक हमने पढ़ लिए। तो आप कहेंगे सर विलियम जोन्स, कौन, सर विलियम जोन्स, किसके द्वारा स्थापना की गई, विलियम जोन्स के द्वारा। आप कहेंगे विलियम जोन्स द्वारा भैया इसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन अब बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि सर एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि भारत में जो ग्रंथ हैं, भारत में जो प्राचीन सभ्यता है, भारत के प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ग्रंथ्स, स्टडी ऑफ ग्रंथ, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर एशियाटिक सोसाइटी ने क्या किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से पहली बार क्या किया गया है, भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। किसका, हाँ जी, बहुत बढ़िया, भगवत गीता का अंग्रेजी में क्या हो गया भैया, एक मित्र है, क्या पढ़ा रहे हो, ये जो है ना, ये फारसी भाषा चल रही है और मैं उर्दू लिख रहा हूँ, फारसी भाषा चल रही है, मैं उर्दू लिख रहा हूँ, ठीक है जी, फारसी भाषा में उर्दू लिखी है, और ये जो है, ये जो है मैंने रसियन भाषा लिख दी है यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए भैया, कल हम लोगों ने जब यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ लिया था, हालांकि 1707 से हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, 1707 से, जब 1707 से स्टार्ट होता है, और मैंने आपको पहले ही करा दिया था, बंगाल के नवाब में ही मैंने करा दिया था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, है ना, काल कोठरी की घटना, ये मैंने उसी में करा दी थी, ये मैंने उसी में करा दी थी। चलिए तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब मैं ईयर वाइज कराऊंगा, किस साल क्या घटना हुई है, किस साल क्या हुआ है। तो हम लोगों ने 1739 पढ़ लिया, फिर 1739 के बाद 1756 आता काल कोठरी, वो ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर 1759 आता वेदरा का युद्ध, वो भी हमने पढ़ लिया, 1707 बांडीवास का युद्ध, वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली हैं, वो चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात आ जाती है कि सर ये बताइए कि हुआ क्या 1785 में, 1785 में, मैं अब ईयर वाइज करा रहा हूं भैया आप लोगों को, मैं ईयर वाइज करा रहा हूं तो आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस द्वारा क्या किया गया, विल्किंस द्वारा, आप कहेंगे सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा क्या किया जाता है, चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का, भगवत गीता, आप कहेंगे भगवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया, सॉरी अंग्रेजी में अनुवाद किया, किस में भैया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया या अनुवाद किया, क्या किया जी, ट्रांसलेट किया या अनुवाद किया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया एशियाटिक सोसाइटी का जो काम था,
ये क्या था? ये काम था कि भारतीय शास्त्रों को पढ़ना, अध्ययन करना और उनको फिर अंग्रेजी भाषा में समझकर ट्रांसलेट कर लेना। तो सबसे पहले जो बुक अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई थी एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा या उनके सदस्य के द्वारा, जिनका नाम था चार्ल्स विल्किन, उन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है जी। अब बात आती है, जब भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो ये सबसे प्रथम, ये तो था प्रथम, ऐसा प्रथम जिसे एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो। एक दूसरा ग्रंथ भी था या दूसरा उपन्यास था जिसे हितोपदेश कहते हैं। हितोपदेश को भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है जी, किस में? अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। चलिए हम लोग बात करते हैं कि भैया ये भी एशियाटिक सोसाइटी का काम था। एक दूसरा भी था कि सेकंड बुक जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, सेकंड बुक थी जिसका नाम था हितोपदेश। क्या नाम था? हितोपदेश। आप कहेंगे सर हितोपदेश की हितोपदेश को अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट करवाया था? तो एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों द्वारा। आप कहेंगे सर हितोपदेश, हितोपदेश ऐसे करके लिख लेना। हितोपदेश को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है जी, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद किया या ट्रांसलेट किया। क्या किया जी? ट्रांसलेट किया। चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए ट्रांसलेट किया गया। पहली पुस्तक या पहला ग्रंथ जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था भगवत गीता। दूसरी बुक कौन सी थी जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था? वो थी हितोपदेश। कि अंग्रेजों के द्वारा किसके? तो आप यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर पढ़ते रहना। चलिए लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब हम 1784 1785 से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। हम आ जाते हैं 1793 की तरफ। हम आ जाते हैं 1793 की तरफ कि सर 1793 में क्या हुआ था। यहां पर हम बात करेंगे 1793 1793 कि भैया 1793 में क्या हुआ था। आप लोगों को याद होगा परमानेंट सेटलमेंट आया था, जमींदारी प्रथा आई थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के नाम से हम जानेंगे। कि सर जब, हाँ जी सर, वास्को डी गामा 1497 में आया है और आपने 1498 में लिखवाया है। हे प्रभु, हे यथार्थ, हे पार्थ, 1498 में भारत पहुंचा है। ठीक है जी। चलिए यहां तक हम लोग सारी चीजों पर बात करेंगे और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि जल्दी से ये सारी चीजें लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब 1793 में क्या हुआ था? 1793 में क्या हुआ था? आप कहेंगे सर जमींदारी प्रथा स्टार्ट हुई थी। क्या स्टार्ट हुई थी? जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा। ठीक है जी, जमींदारी प्रथा जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है जी, ये भी आप लोग लिख लेंगे। स्थायी बंदोबस्त हम लोग पढ़ेंगे कि भैया ये कब स्टार्ट हुआ था? 1793 में। अब इसको लागू करने वाला कौन था? आप कहेंगे सर कार्नवालिस। कौन था जी इसको लागू करने वाला? तो आप कहेंगे सर ये कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ये व्यवस्था क्या थी? कार्नवालिस। आप कहेंगे कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया? लागू किया गया, किया गया। चलिए यहां हम लोग बात करेंगे, यहां हम लोग बात कर लेंगे। आप कहेंगे सर
यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त जिसे कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, इसे हम भूराजस्व व्यवस्था भी कहते हैं। इसे हम भूराजस्व व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूराजस्व व्यवस्था, या इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। भूराजस्व प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। अब ये है क्या? ये क्या है? आप कहेंगे कि एक ऐसी प्रथा थी जिसमें, जैसे आजकल चकबंदी होती है ना, चकबंदी, उसी प्रकार की एक प्रथा थी। जब कभी जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को घूस दे दी, पैसा दे दिया और छोटे छोटे खेतों को बड़े बड़े खेतों में कन्वर्ट कर लिया। जैसे किसी का खेत यहाँ है, किसी का एक वहाँ है, तो वो क्या करते हैं कि भाई जो चकबंदी अधिकारी होता है उसे पैसे देते हैं और उससे कहते हैं भाई हमारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें एक साथ एक जगह पर हमें दे दो। इसे कहते हैं चकबंदी। तो उस समय क्या था कि भैया ज़मीनें स्थायी कर दी गई, ज़मीनें स्थायी कर दी गई, क्योंकि जो लगान लिया जाता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि लगान जो है स्थायी कर देते हैं। लगान को क्या करते हैं? स्थायी कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सहायक संधि की। सहायक संधि जिसे क्या बोलेंगे भैया? सहायक संधि के बारे में हम बात करेंगे। सहायक संधि के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। आंग्ल मैसूर युद्ध में एक साथ कराऊंगा, चारों अभी एक साथ कराऊंगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा सहायक संधि 1798 में, और फिर 1798-99 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसको हम एक साथ कवर करेंगे अभी जस्ट इसके बाद। अब बात ये आ गई कि सर हुआ क्या था? हुआ क्या 1798 में, 1798 में क्या हुआ था? एक सब्सिडरी, या जिसे हम बोलते हैं सहायक संधि, कि सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? सहायक संधि, आप कहेंगे सहायक संधि, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सब्सिडरी ट्रीटी। क्या बोलेंगे जी इसको? सब्सिडरी ट्रीटी। ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे सब्सिडरी ट्रीटी, कि ये क्या थी और इसमें क्या होता था। तो इसमें क्या होता था, जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेज लोग अपनी सेना को भारत के राजाओं को किराए पर दे देते थे। क्या करते थे? किराए पर दे देते थे। जब किराए पर देते थे तो भैया केवल और केवल इसलिए दी जाती थी कि भारत के राजा अंग्रेजी सेना को लेकर, इंग्लिश जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको लेकर किसी भी भारतीय राजा पर क्या करते थे भैया? उन पर आक्रमण कर देते थे। लेकिन यदि कोई अंग्रेजी सेना लेकर अंग्रेजी ही किसी ऑफिसर पर या किसी पर आक्रमण करना चाहे तो नहीं कर सकता था। अब बात ये आती है कि सर इस संधि को लागू किसने किया था? इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? लागू या इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? इसका इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? आप कहेंगे सर इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? आप कहेंगे बेलेजली था। कौन था जी? बेलेजली। कि बेलेजली के द्वारा इसको लागू किया गया। किसके द्वारा? बेलेजली द्वारा। बेलेजली द्वारा इसको लागू कर दिया गया। अब इसे स्वीकार करने वाला प्रथम कौन था? स्वीकार करने वाला प्रथम कौन था? किसने संधि को स्वीकार किया था? स्वीकार करने वाला प्रथम कौन था? प्रथम पूछा जाता है। आप कहेंगे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? करने वाला प्रथम राज्य, प्रथम करने वाला प्रथम राज्य। तो आप कहेंगे सर प्रथम राज्य कौन सा बना? तो आप बताना हैदराबाद। कौन बन गया जी? हैदराबाद। किसने भैया इसको स्वीकार किया था? हैदराबाद को। ठीक है जी, किसको? हैदराबाद। आप कहेंगे हैदराबाद। और अगर राजा पूछा जाए, राज्य तो हैदराबाद है,
अगर राजा पूछा जाए तो हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। क्या कहते थे? निजाम कहते थे। और उस निजाम का नाम क्या था? आप कहेंगे सर उसे निजाम के नाम से ही जानते थे। हैदराबाद का जो राजा था उसे निजाम के नाम से जानते थे। तो आप बता देना निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। किसको? सहायक संधि को। ये बंगाल के नवाब के बाद लिखना है क्या? नहीं भाई, नहीं। जैसे हमने अभी कल यूरोपियन कंपनी पढ़ी है, उसके बाद फिर ये पढ़ना है आधुनिक भारत डालकर। ठीक है। अब आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं मैं यूपीएससी का आपको पढ़ाऊं, तभी तो समस्या है, तभी तो पता है स्मार्ट वर्क में वही तो प्रॉब्लम होती है। मैं फिर सारा कुछ पढ़ना चाहता हूं और फिर मुझे याद कुछ भी नहीं होता है। सारा कुछ तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं और मुझे याद कुछ भी नहीं हो रहा, तो फायदा क्या है? इससे अच्छा मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लूं ताकि कोई समस्या ही ना आए, कोई भी समस्या ना आए। जो मेरे एग्जाम में आ रहा है मैं उसको पढ़ लूं, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भाई मुझे सिलेक्शन ही तो लेना है, अपने घर में एक नौकरी ही तो बतानी है कि मेरी नौकरी है, अपने माँ बाप का नाम ही तो रोशन करना है। या आप ये चाह रहे हो कि मैं विद्वान बन जाऊं, मैं भी टीचिंग करने लग जाऊं, तो वो थोड़ा दिक्कत है। ठीक है जी, चलिए लिख लेंगे आप लोग यहां तक। बात आती है आंग्ल मैसूर युद्ध की। आंग्ल मैसूर युद्ध कि भैया आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? आंग्ल मैसूर युद्ध आप कहेंगे सर आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से इसे हम कहेंगे। ठीक है जी, इसे हम क्या कह सकते हैं? एंग्लो मैसूर वॉर, इसको हम क्या कह सकते हैं? वॉर। ये 4 हुए हैं, ये लंबी श्रृंखला है, ये 4 हुए थे। कितने हुए थे जी? ये 4। कब से कब तक? तो आप कहेंगे सर ये 4 होते हैं 1767 से लेकर 1767 से 1799 तक। कब से कब तक? 1767 से 1799 तक। अब बात आ गई कि भैया ये बताएं जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम आंग्ल मैसूर मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आप कहेंगे जी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कि भैया ये कब हुआ था? आप बताएं ये कब हुआ था? आप बताएंगे कि भैया यह युद्ध जो होता है ये 2 साल चला था, 1767 से 1769 तक। ठीक है, 1667 से लेकर 1669 तक। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि ये मुझे बताएं कि क्या इसका सही हो सकता है कि भैया इसमें अगर मैं बात करूंगा तो ये हम बात करेंगे सर इसमें कौन कौन लड़ रहे थे। तो एक हैदराबाद का निजाम था और हैदराबाद के निजाम ने किसको हराया था? हैदराबाद का जो निजाम था तो निजाम डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदराबाद के निजाम ने किसको? अंग्रेजों को हराया था। आप कहेंगे सर हैदराबाद का, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं हैदराबाद तो अलग हो जाएगा, यहां पर हैदराबाद नहीं आएगा, मैसूर आएगा। अब क्या आएगा? हैदराबाद तो यहां पर खत्म हुआ है। यहां पर मैं बात करूंगा कि क्या यहां पर हैदराबाद का निजाम था? नहीं, यहां पर मैसूर का राजा कौन था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हैदर अली ने नहीं हराया था, तो उनको मैं बता दूं कि हैदर अली ने ही हराया था। निजाम तो ऑलरेडी यहां पर खत्म हुआ, निजाम तो यहां पर खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां पर हैदराबाद नहीं है, मैसूर है। मैसूर का राजा हैदर अली था, निजाम नहीं था, तो हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। ठीक है जी, किसको हराया? आप कह सकते हैं अंग्रेजों को हराया। ठीक है जी, अंग्रेजों को हराया या भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। तो आप कहेंगे सर हैदर अली डिफीटेड
डिफीटेड ब्रिटिशर, इसको हम ब्रिटिशर लिख सकते हैं। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं भैया हैदर अली, आप ऐसे करके लिख सकते हैं हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर। ठीक है जी, कौन? ब्रिटिशर। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं ब्रिटिशर्स कि अंग्रेजों को हरा दिया था। ये तो हुआ पहला युद्ध। अब बात आती है दूसरे युद्ध की। सेकंड युद्ध कब होता है? सेकंड आंगल मैसूर युद्ध, या सेकंड ही लिख दूं, इससे ही समझ जाएंगे ना आप लोग। तो ये होता है 1780 से लेकर 1784 तक, 1780 से 1784 तक। अब क्या हुआ, ये जो हैदर अली है, ये जो हैदर अली हैं, इनकी भैया क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। 1782 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1782 में मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि स्टार्ट इन्होंने किया, लेकिन इनके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। अब यहां पर अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान को हरा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसको पराजित कर दिया। टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बाद मैसूर का राजा बना, टीपू सुल्तान को हराया। क्या किया जी? टीपू सुल्तान को हराया। चलिए, क्या कर दिया? टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि बाकी थर्ड युद्ध क्या होगा। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तीसरा युद्ध लड़ा जाता है 1790 से 1792 में। ठीक है जी, इसमें किसने किसको पराजित किया था? आप कहेंगे कि यहां पर भी अंग्रेजों ने ही टीपू सुल्तान को हराया था। यहां पर भी अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया। किसको? टीपू सुल्तान को हराया। किसको हराया? टीपू सुल्तान को हरा दिया। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। फोर्थ की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। इसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया और उसकी हत्या कर दी। टीपू सुल्तान को हराया एवं उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी। चलिए, यहां तक हम लोग इन चीजों को लिख लेंगे। चलिए भैया, निजाम हैदराबाद का राजा था। प्लीज माइंड से खोलो, माइंड को खोलो। निजाम हैदराबाद का राजा था, मैसूर का नहीं था। मैसूर का राजा तो हैदर अली था और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भैया दूसरा युद्ध हारा, तीसरा युद्ध हारा, चौथा युद्ध हारा और चौथे युद्ध में इसको अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। क्या कर दिया गया? मार दिया गया। ठीक है, एक नोट में लिखवाऊंगा कि भैया नेपोलियन बोनापार्ट को तोप खाने के लिए या अपने यहां पर तोप खाना बनवाने के लिए किसने पत्र लिखा था? तो टीपू सुल्तान ने आर्टिलरी के लिए क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र लिखा था। ठीक है, अंग्रेजों ने मारा भैया, अंग्रेजों ने। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं भैया, अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी प्रथा की। रैयतवाड़ी प्रथा 1799 से आते हैं आगे, 1799 से आगे आते हैं हम लोग। यहां पर बात करेंगे सर 1820 की, 1820 रैयतवाड़ी प्रथा चल रही है। रैयतवाड़ी प्रथा जिसे 1820 में स्टार्ट किया गया था। किसको? रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी सिस्टम भी इसको कहते हैं, लेकिन आप लोग रैयतवाड़ी प्रथा ही लिखना। आप इसको रैयतवाड़ी ऐसे करके, रैयतवाड़ी इसको आप लोग लिख लेना, रैयतवाड़ी। ठीक है जी, आप कहेंगे सर इसको रैयतवाड़ी
प्रथा भी लिखना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको रैयत ऐसे भी लिखते हैं, रैयतवारी, ठीक है, एक दोनों नाम लिखे जाते हैं, रैयतवारी। प्रथा लिखना, इसको सिस्टम ना लिखकर क्या लिखना जी, प्रथा, ठीक है जी, प्रथा। अब ये स्टार्ट होती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल रीड। कर्नल रीड ने, कर्नल रीड की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर कर्नल रीड जो है ये 12 महल जिले में सबसे पहले रैयतवाड़ी प्रथा की एक योजना लेकर आता है, लेकिन उसको विस्तृत रूप दिया था थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर इसका प्रस्ताव किसने दिया था? प्रस्ताव दिया था भैया कर्नल रीड ने। किसने? कर्नल रीड ने। और कर्नल रीड ने इसे कहाँ पर लागू किया था? तो 12 महल जिले में। कहाँ पर? 12 महल जिला, 12 महल जिला। ये कहाँ पड़ता है जी? तमिलनाडु में के साउथ में है, ठीक है जी। लेकिन अगर बात करें इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट करने वाला था थॉमस मुनरो। कौन था जी? थॉमस मुनरो। आप कहेंगे थॉमस मुनरो, कि थॉमस मुनरो के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो गांव के किसान थे ना, यहां पर बात कर लेते हैं, जो गांव के किसान थे, गांव के किसानों द्वारा जो टैक्स होता था, गांव के किसानों द्वारा कंपनी को लगान दिया जाता था। मतलब डायरेक्ट वो लगान देते, द्वारा कंपनी को डायरेक्ट लगान देते थे। क्या करते थे जी? डायरेक्ट यानी कि सीधे, सीधे यानी कि डायरेक्ट जाकर स्वयं क्या करते थे? कंपनी को डायरेक्ट स्वयं, ऐसे करके लिख लो, सीधे को यहां छोड़ो, स्वयं ऑन, स्वयं लगान देते थे। क्या करते थे? लगान यानी कि टैक्स देते थे। क्या करते थे जी? टैक्स देते थे, देते थे। अब इसके बाद भैया एक व्यवस्था और आ गई जिसे महालवाड़ी प्रथा कहा गया। क्या कहा गया? महालवाड़ी प्रथा कहा गया। अब महालवाड़ी प्रथा में क्या होगा? महालवाड़ी प्रथा में क्या होगा कि महालवाड़ी प्रथा में क्या हुआ कि उसमें गांव का मुखिया गांव के किसानों से लगान लेने लग गया और वो कंपनी को जमा करने लग गया, यानी कि थर्ड पर्सन। जब बीच में कोई थर्ड पर्सन आएगा तो प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो क्या करने लग गया? वो दलाली करने लग गया। वो क्या करने लग गया? वो दलाली करने लग गया। दलाली का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? वो यहां पर ब्रोकरेज लेने लग गया। मतलब गांव के किसानों से 5 रुपए ले रहा है, कंपनी में जाकर 4 रुपए जमा कर रहा है। तो वो अपने लिए भी बचा रहा है, अपने लिए भी बता रहा है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो यहां पर हम लोग इन चीजों पर बात करते हुए चलेंगे। तो आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिए। महालवाड़ी प्रथा से हम कल स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं 12 बजे आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। और सुनो, ये मैं इसलिए करा रहा हूं ईयर वाइज ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। 1739 से पढ़े थे हम, 1820 पे आ गए। ऐसे ही मैं 1947 तक करा दूंगा। यकीन मानना कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।